हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M2M क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखते हैं RO का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज ये इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इसी तरह से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम होगा। तो देखो, अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। देखो, पहला ऑप्शन है इसमें गंगा, दूसरा कावेरी, तीसरा तुंगभद्रा और चौथा कृष्णा। तो इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। विजयनगर साम्राज्य जो था दक्षिण भारत में स्थापित हुआ था, तो काफ़ी फेमस साम्राज्य था ये। और इसके बारे में ये भी पढ़ा होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा स्थापना की गई थी। और इस विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था, जिसमें थे संगम, सुलभ, तुलुभ और आरवीहु। और ये जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी, इनके पिता का नाम था संगम। तो इन्होंने जब इस पर स्थापना की तो इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही संगम वंश का नाम रखा था, यानी वंश का नाम रखा था संगम। तो याद रखना, विजयनगर साम्राज्य पर पहला वंश था संगम। ठीक है, याद रखना। तो ये दक्षिण भारत में साम्राज्य था, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और ये तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये तुंगभद्रा, ये भी याद रख लेना। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है, एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने की कोड है एक CRC का, इसका पूर्ण रूप क्या है। यानी सामान्य त्रुटि का पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप। अब देखो, आपके सामने चारों में से बताओ CRC का पूर्ण रूप क्या है। CRC की फुल फॉर्म, तो याद रखना CRC की फुल फॉर्म है इसका ऑप्शन डी सही है, साइक्लिकल रिडंडेंसी कोड। साइक्लिकल रिडंडेंसी कोड, तो ऑप्शन डी सही है CRC की फुल फॉर्म। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। देखो बताओ। तो याद रखना, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन बी सही है इसका, हाइग्रोमीटर का। और हाइड्रोमीटर, ऑप्शन ए में देखो, हाइड्रोमीटर इसका उपयोग किया जाता है जल के घनत्व को मापने के लिए। जल के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का और हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता के मापन के लिए, वायुमंडलीय आर्द्रता के मापन के लिए। ठीक है। और ये लेक्टोमीटर, ये दूध की शुद्धता को मापने के लिए, दूध से संबंधित है। और दूध में प्रयोग ये जो है लैक्टिक अम्ल, ये दूध में पाया जाता है, याद रखना। आगे देखो, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। सिविल सेवा, ऑप्शन ए इसमें कैनिंग, ऑप्शन बी कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिविल सेवा जो स्टार्ट हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम से स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन सी सही है इसका। और इसके बारे में काफ़ी कुछ बताता हूँ आपको। देखो, ये कैनिंग है, कैनिंग का टाइम पीरियड था ये 1799 से 1899 से 1905 तक रहा था। ठीक है, बंगाल का विभाजन भी इसी के टाइम में हुआ था। उसके कैनिंग नहीं, सॉरी, कर्जन के में ऊपर नीचे हो गया, इसे सही कर लेना। और कैनिंग जो है ये भारत का पहला वायसराय था, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। ठीक है, कैनिंग जो है इसी के टाइम में जो पहला वो क्या बोलते हैं उसे, यानी जो भारतीय बजट था इसी के टाइम में जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में पेश किया गया था। और 1861 में ही वायसराय को इसी के टाइम में अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दी गई थी। और इसी के टाइम में तीन हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई थी, इसी के टाइम में हुई थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। और इसके अलावा 1862 में भारत का विभागीकरण भी इसी ने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। ये भी
कैनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं, इन्हें भी याद कर लेना। और डलहौजी तो फेमस है, इसने हड़प की नीति चलाई थी। और रेल की स्टार्टिंग भी इसी के टाइम में हुई थी 1853 में, क्योंकि ये जो डलहौजी रहा था 1848 से लेकर के 1856 तक रहा था। ठीक है, 1856 तक रहा था ये। और कॉर्नवालिस ये 1886 से लेकर के 1893 तक रहा था। तो इसके टाइम में काफ़ी कुछ हुआ था। इसके क्या बोलते हैं, कॉर्नवालिस के टाइम में काफ़ी कुछ जैसे राजस्व बोर्ड की भी इसी के टाइम में स्थापना हुई थी, राजस्व पुलिस की भी, और आईसीएस जो सेवाएं, इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय नागरिक सेवाओं की भी स्टार्टिंग हुई थी कॉर्नवालिस के टाइम में ही। तो काफ़ी फेमस हो जाता है ये कॉर्नवालिस, इसे अच्छे से याद कर लेना। सिविल सेवा इसी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि किस स्थल से प्राप्त शिलालेख से प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का प्रसार हो चुका था। यानी किस शिलालेख से प्रमाणित होता है ये पूछा है इसमें। इटखोरी, धनबाद, सिंहभूम या पलामू, ये चारों शिलालेखों से बताओ किससे प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का प्रसार हो चुका था। ये और बता दो कमेंट बॉक्स में, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो कौन कौन से वंशों के बीच हुआ था। बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। तो इसके बारे में बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन ए, इटखोरी। इटखोरी शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि 9वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का प्रसार हो चुका था। तो याद रख लेना, इटखोरी शिलालेख से यह जानकारी मिलती है। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो सातवाहनों, राष्ट्रकूटों और पालों के मध्य हुआ था। अब देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कि ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है। बोत्सवाना, बेलारूस, बोलिविया या ब्राज़ील। देखो इसके नाम में ही देख लो, नाम में ही देशों के नाम छिपे हुए हैं। जैसे बी से बनता है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और इसकी जो मीटिंग होती हैं ये नाम के अकॉर्डिंग ही होती चलती हैं। जैसे मान लो पहली मीटिंग होगी इसकी ब्राज़ील में, तो उससे अगली रसिया में होगी, तीसरी होगी इंडिया में, फिर चौथी चाइना में, पाँचवीं साउथ अफ्रीका में। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सर्कल बनता चलता है, फिर दोबारा से ब्राज़ील में हो जाएगी। इसी तरह से इसके नाम के अकॉर्डिंग इसकी मीटिंग होती चलती हैं। ठीक है, तो याद रखना इसका जो हिस्सा है वो ब्राज़ील है, बाकी सभी नहीं है, ये बाकी अलग देश हैं। अब देखो भारत के 7वां क्वेश्चन है, भारत के किसी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है। यानी मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण पूछा है इसमें। क्या बताओ, मिट्टी में मैग्नीशियम की बहुतायतता के कारण होता है, संचित ह्यूमस के कारण होता है, या फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, या फास्फेट की बहुतायतता के कारण मिट्टी का लाल रंग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन अपने आप में। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। याद रखना ये अच्छा क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और आयरन की अधिकता होती है जो ऑक्सीकृत होने के पश्चात लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। याद रखना फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे 8 है इसमें कि शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। अब इसमें शून्यकाल के बारे में पूछा है कि शून्यकाल जो होता है, संसद में जो कार्यवाही होती है सदनों के मध्य जब सत्र चलता है, तो उसमें शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए इसमें जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, या सुबह और दोपहर के मध्य के सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल होता है क्या, या जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो याद रखना यह शून्यकाल जो होता है ये जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है।
हाँ रुको रुको, हो सकता है, देखो प्रश्नकाल होता है 11 से 12 तक, ठीक है, 11 से 12 तक प्रश्नकाल। उसके बाद 12 से 1 तक चलता है ये शून्यकाल। और ये शून्यकाल जब चलता है, यानी प्रश्नकाल के बाद ठीक बाद चलता है ये, यानी 12 से 1 बजे तक। और इसमें दोनों सदनों में अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाता है, ठीक है। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाता है तो उसी टाइम को शून्यकाल कहा जाता है, उसका अर्थ ही होता है शून्यकाल, ठीक है, समझ लो अच्छे से। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोंग का दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा या लनकला दर्रा? दर्रा है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है। तो ये याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है लिपुलेख दर्रा। इसके अलावा नीति दर्रा, मानाला दर्रा ये भी उत्तराखंड में पड़ते हैं, और एक मोलिंगला दर्रा भी है, वो भी उत्तराखंड में पड़ता है। और देखो कुछ दर्रों के नाम बता देता हूँ, स्पीड से देख लो। जैसे सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बारालाचाला वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, खारदुंगला, ये अधिकतर नामों के एंड में चांगला, जाराला ऐसे ला लग जाए तो वो समझ लेना लद्दाख से संबंधित हैं। और एकमात्र दीफू दर्रा है, जो दीफू दर्रा भारत, म्यांमार और चीन की सीमा के मध्य, यानी तीनों से सीमा, तीनों की तरफ जाने का रास्ता बनाता है, तो वो दीफू दर्रा तीनों की सीमाओं पर स्थित है। और तूजू दर्रा वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तूजू दर्रा है एक, वो मणिपुर में पड़ता है। बनिहाल दर्रा ये भी पूछा जाता है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो याद रख लेना दर्रों के नाम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, भांखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखना भांखड़ा बांध जो है ये सतलज नदी पर है। किस पर? सतलज नदी पर। और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है, इसका सही जवाब है। और इस बांध की जो ऊंचाई है 261 मीटर ऊंचा है ये, नहीं सॉरी 261 मीटर तो शायद वो टेहरी बांध है, इंडिया का टेहरी, टेहरी बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है इंडिया का? टेहरी, 261 मीटर है टेहरी बांध। उसके बाद ये दूसरे नंबर का बांध है, इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है दूसरे नंबर का, याद रखना दूसरे नंबर का। और ये गुरुत्वीय बांध है, क्योंकि ये भूकंपीय क्षेत्र में होने के कारण ये सबसे ऊंचा है और गुरुत्वीय बांध भी है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध, जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर। और ये भांखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी में, हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पर। आगे देखो 11वां क्वेश्चन है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन, अब से समझ रहे होगे कम, जैसे अवरोही, आरोही, आरोही तो बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही घटता हुआ क्रम, तो उसी हिसाब से समझ लो इसके ऑप्शन में, जिसमें कमी हो तो उसी में समझ लो। यानी इसका ऑप्शन सी देखो बिल्कुल सही है कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम कर देना, यही अवमूल्यन कहलाता है। यानी और देशों की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा की कीमत को कम कर देना, ये वही अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है इसका। आगे देखो 12वां क्वेश्चन है अब कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, और क्षेत्रफल में देखा जाए तो गोवा है, ठीक है, याद रखना। और सिक्किम जैविक खेती करने वाला भी पहला राज्य है भारत का। सिक्किम भारत का जैविक कृषि करने वाला भी प्रथम राज्य सिक्किम ही है। आगे देखो अब 13वां क्वेश्चन है, मूक घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ है? ये केरल में ही पड़ती है, पश्चिमी तट पर स्थित है केरल भारत के। तो याद रखना साइलेंट वैली भी केरल में है। अब देखो 14वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? देखो तो इसमें, तो याद रखना भारत का सबसे सुदूर द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप, ऑप्शन डी है इसका। कौन सा? ग्रेट निकोबार द्वीप। और भारत का ये दक्षिणतम द्वीप है।
और इसी पर है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। और लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और इसको ग्रेट निकोबार को अलग करता है 6 डिग्री चैनल। सुमात्रा से, इंडोनेशिया के सुमात्रा से 6 डिग्री चैनल अलग करता है। आगे देखो 15वां क्वेश्चन है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर, क्वेश्चन नंबर 15, तो ये कहा जाता है दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। याद रखना, रूर यानी कोयले उत्पादन से संबंधित है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव, काफ़ी पढ़ा होगा आपने। और 24 में थे महावीर स्वामी, 24 में महावीर स्वामी और प्रथम ऋषभदेव। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जैसे केंद्र में मुख्य और प्रधानमंत्री होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। आगे देखो, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है, औसतन खारापन, जो ये लवणता को मापा जाता है ना, समुद्र की लवणता को वो मापा जाता है ग्राम प्रति 1000 ग्राम में मापा जाता है। याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि समुद्र की लवणता को किस तरह से मापा जाता है, तो ग्राम प्रति 1000 ग्राम में मापा जाता है। और यार, या फिर ऐसे समझ लो कि लवणता के बारे में और अच्छे से समझा दूं आपको, कि जैसे सागरीय जल ले लो आप, ठीक है, सागरीय जल में उसमें जो कुछ पदार्थ मिल जाते हैं ना, उसी के अनुपात को ही ये सागरीय लवणता कहा जाता है। जैसे कि एक किलो लिया आपने, 1000 ग्राम लिया समुद्र का जल, या फिर और उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिल गई, जैसे ठोस पदार्थ या और कुछ, तो उसके पदार्थ का अनुपात, यानी पदार्थ और उस जल का अनुपात ही ये लवणता निकल करके आता है। जैसे फिर और समझ लो कि 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा को ही लवणता कहा जाता है। ठीक है, आसानी से कर सकते हो। और ये जो सागरीय लवणता जो होती है, इसका ऑप्शन सी सही है, 3.5 ग्राम, यानी 3.5% होती है, ये समझ लो 3.5% होती है सागरीय लवणता। और जहाँ पर अधिक बाष्पीकरण होता है वहाँ पर ये अधिक होती है। अब देखो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया जाता है? विश्वविद्यालय आयोग का गठन मुदालियर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, काठोरी आयोग या सार्जेंट आयोग? तो याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पठार भारत का खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? यानी खनिजों का खनिज, कौन सा खनिज है भारत का, कौन सा पठार है भारत का जो खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना, इसमें यह जाना जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, दिल के देश के रूप में खनिजों के। अब देखो, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर या यंग इंडिया? क्वेश्चन नंबर 21,
तो याद रखना, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जो पत्रिका थी यंग इंडिया, ये जुड़ी हुई नहीं थी। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इंडिया ये महात्मा गांधी के द्वारा ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये यंग इंडिया। इसका प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा 1919 से 1931 तक किया गया था। और ये अहिंसा, यानी कैसे कह सकते हैं कि ये इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे शामिल हो जाएगी, क्योंकि ये अहिंसा से संबंधित विषयों पर जोर देने पर इसमें महात्मा गांधी ने अहिंसा से संबंधित विषयों पर जोर दिया था। और ये बाकी सभी संध्या, युगांतर और ये गदर, ये सभी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी, लेकिन यंग इंडिया अहिंसा से संबंधित थी। तो इस वजह से ऑप्शन डी सही है इसका। देखो 22 है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि कुनेन सल्फागुआनिडीन, क्लोरेम्फेनिकोल, ये और ऊटपटां का नाम है, क्लोरेम्फेनिकोल, एस्प्रिन। तो बताओ इसमें ये चारों में कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इन चारों में प्रतिजैविक औषधि, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरेम्फेनिकोल। ठीक है, समझ लो। चलो कोई बात नहीं, ऊटपटांग नाम है, जीवंटा लेती है। ऐसे वर्डों को बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, ये समझ लो बस। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है। अब इसमें टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है? टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है? देखो आपके सामने ट्रांसमीटर, डायोड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 23। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका उपयोग किया जाता है टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना झारखंड में स्थापित अपने स्थान से सुमेलित नहीं है? अब इसमें जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। देखो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में है क्या? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी धनबाद में है क्या? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये धनबाद में है क्या? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये रांची में है क्या? देखो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये धनबाद में नहीं है। और ये कहाँ पर है? ये भुवनेश्वर में पड़ती है, भुवनेश्वर में। और यही एकमात्र है इन चारों में से जो झारखंड में नहीं है, बाकी सभी झारखंड में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये धनबाद में है, ये भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये रांची में है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये घाटशिला में झारखंड में ही है। आगे देखो 25 है, क्वेश्चन नंबर 25। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो आपको पता होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है। तो ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार जो हैं भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से रट लेना। और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है आर्टिकल 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा और हृदय, संवैधानिक इसका उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना याद रखना इसकी स्टार्टिंग की गई थी, ऑप्शन बी सही है इसका, 1998-99 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्टार्टिंग की गई थी 1998-99 में। और इसके तहत किसानों को कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य था। यानी किसानों को कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति
और पर्याप्त समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। याद रख लेना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 और 99 में शुरू की गई थी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन सी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो यही सही है। बाकी क्या देखोगे, ये सभी भाषाएं फिर इसमें हैं, बाकी में तो कम दी हुई हैं। ये भी ऑप्शन बी में कंप्लीट हैं सभी, सी में भी हैं। तो इससे ज़्यादा जितनी है ना वही ले दो ना। ऑप्शन ए सही है इसका, अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है, चीनी भी है, रूसी भी है, अरबी और स्पेनिश, ये बाकी सब ये सभी हैं संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखना 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र में संघ की सरकारी भाषाएं हैं, 6 भाषा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मुस्लिम लीग? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज। और इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने 1942 में। कहाँ पर? बैंकॉक में की थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की 1942 में, जापान में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखना इस चारों में से भीमराव अंबेडकर एकमात्र नहीं, यानी जैल सिंह भी थे, उन्होंने भी इनके साथ उसमें शामिल हुए थे ये। तो याद रखना इन दोनों ने इसमें सम्मेलन में भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन में। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड का कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड का कौन सा क्षेत्र है? अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या कृषि क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 30। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 31, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते पूरी होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 31, तो इसका सही जवाब है, ये कहा था शांतिपूर्ण कांग्रेस की मृत्यु को देखना चाहता हूं, तो किसने कहा था? कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो याद रखना ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को। ऑप्शन सी 32 का आंसर, 12 व्यक्तियों को आर्टिकल 80A के तहत या 80 का के तहत ये मनोनीत किया जाता है। और ये जो मनोनीत किए जाते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन सभी क्षेत्रों से होने चाहिए, याद रखना इन्हें। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 33। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि का उल्लेख नहीं है या प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? क्वेश्चन नंबर 34। तो याद रखना हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। और यह कब बना था? 1882 में बना था हंटर आयोग, और शिक्षा से संबंधित था ये। और उस टाइम लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन वायसराय थे उस टाइम। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक है ये मुद्रा राक्षस, कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये पूछा है इसमें, मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में?
तमिल, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो याद रखना इसको लिखा गया है मुद्रा राक्षस को संस्कृत भाषा में। विशाख दत्त के द्वारा लिखी है ये मुद्रा राक्षस। और पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी वो कमेंट बॉक्स में बता दो किसी को पता हो तो। पाणिनि के द्वारा लिखित। चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? देखो एथलीट जो होते हैं उन्हें तुरंत शक्ति प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है? आपने देखा होगा वो केला फलों में भी देखा होगा, केले देते हैं तो केले में ग्लूकोज होता है। तो याद रखना तुरंत एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला या इनमें से किसी में भी नहीं? किसमें कार्बन नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बता दो। याद रखना इन तीनों में ही कार्बन नहीं पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला। सॉरी नहीं, कार्बन पाया जाता है, कार्बन अपर रूपों में पाया जाता है इनमें। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें तो पाया जाता है कार्बन अपर रूप। जैसे पढ़ा होगा आपने कार्बन का शुद्धतम अपर रूप कौन सा है, तो हीरा ही बोलते हैं ना। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से किसी में भी कार्बन नहीं पाया जाता है। ये पूछा है इसमें तो सभी में कार्बन पाया जाता है, याद रखना ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, तो याद देखो सिंपल है इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय तो राज्य सरकारों द्वारा ही कृषि पर आयकर लगाया जाएगा, तो इस वजह से सिंपल हो जाता है। इसको कर दो ऑप्शन बी, राज्य सरकारों द्वारा कृषि आयकर लगाया जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में निम्न में से कौन सी थी? भारत छोड़ो आंदोलन की हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण का निकल भागना, 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी, या फिर ये दोनों या कोई नहीं? अंतिम घटना भारत छोड़ो आंदोलन की। क्वेश्चन नंबर 39 का बताओ। तो याद रखना इसकी अंतिम घटना थी, ऑप्शन बी सही है इसका, 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना थी। और कहाँ पर हुई थी ये? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई थी और यही घटना भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना थी। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? एनजी रंगा को, EMS नमूदरीपाद को, स्वामी सहजानंद को, या सरस्वती या आचार्य नरेंद्र देव को? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष तो याद रखना ये चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को, लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का 1936 में चुना गया था सहजानंद सरस्वती को। यानी अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष। सॉरी 1936 में अखिल भारतीय। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41 है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी ने, तो याद रख लेना ऑप्शन बी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु माना था अपना। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा, इन्हें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी। और जब ये जोड़े गए थे तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10, और इस टाइम में 11 कुल मौलिक कर्तव्य संविधान में, और 11वें को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना। तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक: लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कदर करना। 42 का तो याद रखना, इसमें ऑप्शन ए सही जवाब है। लोक चुनावों में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी हैं, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाना या विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। द्रव्यता अनुपात पूछा है इसमें। पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर, और डी है इसमें ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। तो कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है इसमें? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चालू अनुपात एक द्रव्यता अनुपात है। चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात है, ऑप्शन बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, या कोई नहीं। 44 का तो याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, आपको पता होगा, और इसकी अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और इसके ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अध्यक्षता की थी इसमें 13 दिसंबर 1940 को, जो तीसरी बैठक हुई थी। उसी में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और वही आगे चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी थी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45 है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत? तो याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। 1993 में बंगाल में इन्होंने स्थायी उपनिवेश की, यानी इसे फिर ऐसे कह सकते हो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। और ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इनके द्वारा शुरू की गई थी, इसके तहत भूमि का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया था, जमींदारों को। और यह व्यवस्था भारत के कुल, ये भी पूछा जा सकता है कितने हिस्से पर थी, तो तकरीबन 22-23% हिस्से पर थी ये जमींदारी व्यवस्था जो थी। रैयतवाड़ी, इसके अलावा महलवाड़ी, रैयतवाड़ी मुनरो के द्वारा चलाई गई थी, और महलवाड़ी और मैकेंजी के द्वारा। आगे देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किससे संबंधित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने से भारत की महिला आबादी को बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना, भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। क्वेश्चन नंबर 46 का तो देखो, इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, उसका जो प्रमुख उद्देश्य था भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना था, इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुई थी, और इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। ये भी पूछा जाता है इसमें, ठीक है, याद रख लेना इसे अच्छे से। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा।
आगे देखो 47 नंबर क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोह? मोनोजाइट। तो याद रखना मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का। और ये भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। जो केरल में रेत है ना, उसमें पाए जाते हैं ये मोनोजाइट। आगे देखो 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या इंसुलिन? इसमें स्त्रीलिंग हार्मोन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 48। तो याद रखना ऑप्शन ए सही है इसका। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये स्त्रीलिंग है, एस्ट्रोजन। और इसका जो कार्य होता है महिलाओं में प्रजनन एवं यौन विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये याद रखना, प्रजनन एवं यौन विकास के लिए। और इस हार्मोन से महिलाओं में यौवन जो है यौवन आरंभ होता है, स्तनों का विकास होता है, मासिक धर्म की शुरुआत होती है इसी एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49 है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? नचकेत मोर समिति, शांता कुमार समिति, HR खान समिति या नीरज कुमार गुप्ता समिति? क्वेश्चन नंबर 49। तो याद रखना कैशलेस के लिए नीरज कुमार गुप्ता समिति का भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति का? नीरज कुमार गुप्ता समिति का, नीरज कुमार गुप्ता समिति का। और कब गठन किया गया? मई 2016 में किया गया था इस समिति का गठन, मई 2016 में। मई 2016 में नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों गुण पाए जाते हैं। देखो दो प्रकार की ग्रंथि होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी, एक होती है बहिःस्रावी। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के गुण पाए जाते हैं? पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है या अग्नाशय या अधिवृक्क? तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्नाशय ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। और इसी कारण इसी को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। और मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और अंतःस्रावियों में सबसे बड़ी है कौन सी? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? टेस्ट समझ के करना है इन्हें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ऐसे ही सेट लाता रहूँगा आपके लिए। जब तक एग्ज़ाम होगा तकरीबन 20-25 तो प्रैक्टिस नॉर्मली लेकर के आ जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर भी करते रहो अगर अच्छे लगें तो। देखो 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? 243 भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां? 243 आर्टिकल। तो 243 आर्टिकल जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। 243 आर्टिकल भूमि सुधार से। आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाग 9 में संविधान के भाग 9 तथा अनुच्छेद 200 जो भाग 9 है 243 से 243 ओ का संबंध इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग 9 में 243 से लेकर के 243 ओ तक। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? किस शासक के शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच संघर्ष की स्टार्टिंग हुई थी? क्वेश्चन नंबर 52। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल में मराठाओं और मुगलों के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई थी।
और मराठाओं का उत्कर्ष जो आपने पढ़ा भी होगा, शिवाजी के टाइम से माना जाता है। शिवाजियों को मराठाओं का संस्थापक भी माना जाता है। शिवाजी ने ये भी पूछा जाता है कि सूरत की लूट कब की थी? 1964 में की थी। 1964 में। दोबारा कब की थी? 1970 में। और शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। ये भी पूछा जाता है, समर्थ रामदास। और 1965 में औरंगजेब के टाइम में इनकी संघर्ष की शुरुआत हुई थी मुगलों और मराठाओं के मध्य। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखो, अर्थशास्त्र नाम है, इसमें अर्थशास्त्र है, तो ये मत समझ लेना कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो याद रखना, ये जो संबंधित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है। किससे? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है ये कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट जोड़ता है, किसको जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट? राजमार्ग नहीं, सॉरी, जलमार्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हल्दिया को इलाहाबाद से या इलाहाबाद को हल्दिया से। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, तो इसको जोड़ता है ये राजमार्ग फर्स्ट। आगे देखो, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? संगम साहित्य के रूप में, तो याद रखना तमिल साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। संगम साहित्य, तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। और इसमें जो तमिल साहित्य है इसमें चोर, चेल, पांड्य ये सभी राजवंशों का उल्लेख मिलता है इसमें। दक्षिण भारत के जितने राजवंश हुए हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? नोबेल पुरस्कार जो आइंस्टीन को मिला था किस कार्य के लिए उन्हें मिला था? तो याद रखना, इन्हें मिला था ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था इन्हें। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को। किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकलांग दिवस के रूप में, तो याद रखना ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि। तो याद रखना पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे ये। पुष्यमित्र शुंग के में पतंजलि जो थे शुंग शासक थे ये पुष्यमित्र शुंग। और इन्हें जो अशोक के शिलालेख थे उनका विनाशक कहा जाता है, यानी काफ़ी इन्होंने तोड़फोड़ कर दी थी। इन्होंने काफ़ी अशोक के स्तूप भी काफ़ी नष्ट किए थे, इसीलिए इन्हें जाना जाता है, याद रखना, पुष्यमित्र शुंग। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। और त्रिपिटक का किसे कहा जाता है? बौद्ध साहित्य को कहा जाता है त्रिपिटक, जिसमें आपने पढ़ा होगा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है बौद्ध धर्म में। और देखो, और अच्छे से समझ लो कि विनय पिटक जो है इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध इसका संकलन किया गया है इसमें विनय पिटक में। और सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है इसमें अभिधम्म पिटक में। और उसमें सुत्त पिटक में अभिधम्म पिटक ये बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों पर आधारित है ये अभिधम्म पिटक। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा सुल्तान है कश्मीर के अकबर के नाम से? ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन जो है ये कश्मीर का अकबर कहा जाता है इसे, कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद
क्वेश्चन नंबर 61। तो इसका सही जवाब है योगवेद। योगवेद जो है ये उपवेद नहीं है, बाकी सभी उपवेद हैं, जैसे स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, ये 4 उपवेद हैं। कौन से दोबारा देख लो, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और गंधर्व वेद। भिंडी किस कुल से संबंधित पादप है? भिंडी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मालवेसी कुल से संबंधित है, मालवेसी से भिंडी जो है। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देश से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी इसमें देश दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि किन किन देशों से होकर के, सभी देश इसमें ऑप्शन में जो हैं सभी से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। क्या ब्राज़ील से होकर के जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया। देखो चलो करने की कोशिश करते हैं। इथियोपिया, इससे तो कोई रेखा नहीं गुजरती, ये काट दो। ब्राज़ील से गुजरती है, लेकिन सूडान से नहीं गुजरती, ये काट दो। कोलंबिया से गुजरती है, केन्या से भी गुजरती है और इंडोनेशिया से भी, तो ऑप्शन सी सही है। और इसमें देखो जाम्बिया दिया हुआ है, तो इसमें ये जाम्बिया काट दो, तो ऑप्शन भी सही है इसका। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताओ, कुल कृषक कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कितने, 2,01,362। सॉरी 20,01,362 नहीं, 20,01,362। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताओ। कैप्री, इबिजा, टेजमेनिया, रोइस, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टेजमेनिया जो है ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो याद रखना, भारत ने जो है जीएसटी के दोहरे मॉडल को कनाडा के मॉडल से चुना है।